बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, हमने जो है जमात नहम का छठा सबक पंचायत शुरू किया हुआ है। उससे पहले हमने जो है पंचायत के मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद का तारुफ और उसके MCQs तैयार कर लिए थे। उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आ जाते हैं हम आज के सबक की तरफ। पंचायत सिन्फ़े अदब के लिहाज से अफसाना है, ठीक है। अब इस सबक में जो है हम पंचायत के मफ़हूम और अहमियत के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायत किसे कहते हैं। पंचायत गांव की एक तरह की अदालत होती है। गांव के लोग जो हैं अपने मसाइल जो हैं वो थानों कचहरियों की बजाय, अदालतों की बजाय आपस में मिलकर हल कर लिया करते हैं। और उसके लिए गांव के जो बड़े बड़े बुज़ुर्ग समझदार लोग होते हैं उनकी सरबराही में एक किस्म की अदालत ही लगती है और वहाँ पर जो है मसाइल और उनका फ़ैसला किया जाता है। उसको पंचायत कहा जाता है, ठीक है। और सबक में जो है हमने तारुफ में पढ़ा था कि मुंशी प्रेमचंद के अफसानों की खूबी ये है उनकी तहरीरों की कि उनमें नेकी जो है वो बदी पर हमेशा गालिब आती है, कि जीत हमेशा नेकी की होती है। और यहाँ पे गांव की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में हम जानेंगे। पढ़ते हैं हम आज के पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ के लिहाज से ये सबक नहायत अहम है। इसके तमाम पैराग्राफ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। आगाज़ करते हैं हम। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में बड़ा याराना था। याराना दोस्ती। साझे में खेती होती, साझे में मुश्तरका मिलकर इकट्ठे, खेती खेती बाड़ी। और लेन देन में भी कुछ साझा था। एक दूसरे पर कामिल एतमाद था। कामिल एतबार, मुकम्मल भरोसा या मुकम्मल यकीन। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे, सौंप गए, हवाले कर गए। और अलगू जब बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। इस दोस्ती का आगाज़ इसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के पिदरे बुजुर्गवार मोहतरम वालिद, ठीक है, शेख जुमेराती के रूबरू सामने ज़ानुए अदब तय करते थे। ज़ानुए अदब तय करना, मुअद्दब होकर बैठना, ठीक है। यहाँ तक कर लेते हैं एक पैराग्राफ। सबसे पहले पैराग्राफ जो है हम तशरीह कैसे करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा हवालाए मतन, ठीक है। मुसन्निफ़ का नाम मुंशी प्रेमचंद, सबक का उन्वान पंचायत। फिर सेकंड हमारी हेडिंग क्या होती है? जी बिल्कुल, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी। हम उसमें क्या बनाते हैं? कॉलम, बिल्कुल। और हेडिंग क्या देते हैं? अल्फाज मानी। और उसमें मुश्किल अल्फाज के मानी तहरीर करते हैं। उसके बाद आ जाएगा सियाको सबाक। सियाको सबाक जो है तशरीह तलब इक़्तिबास फाजिल मुसन्निफ़ मुंशी प्रेमचंद के तहरीर करदा अफसाने पंचायत के आगाज़ से लिया गया है। मुंशी प्रेमचंद के अफसानों की खूबी ये है कि उनमें जो है नेकी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बदी के मुकाबले में गालिब रहती है। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ ने बताया है कि अलगू चौधरी जो है उन्होंने अपने उस्ताद मोहतरम की बहुत खिदमत की। अब आ जाते हैं इस पैराग्राफ की तशरीह की तरफ। इस सबक में मुसन्निफ़ ने हमें हक़ व सदाकत की फ़जीलत से आगाह किया है और इंसानों के खुदगर्जी के रवैयों के बारे में बताया है। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ बताते हैं कि शेख जुम्मन और अलगू चौधरी में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो दोस्ती बचपन से जो उसका आगाज़ हुआ था, अब वो उनकी उम्र के हिस्से में उनके साथ ही जो है जैसे जैसे वो ख़ुद परवान चढ़े उनकी दोस्ती भी परवान चढ़ती गई। और दोनों मिलकर जो है मुश्तरका
جو ہے وہ کاروباری معاملات کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، جو لین دین تھا ان کا وہ بھی اکٹھا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے پر مکمل یقین اور بھروسہ تھا، دونوں ہی ایک دوسرے پر حد سے زیادہ جو ہے وہ یقین رکھتے تھے۔ جمن جب حج کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے گھر سے سعودی عرب گئے اور کافی دنوں کے لیے گئے، تو پورے گھر کی ذمہ داری وہ الگو چودھری کے حوالے کر کے بے خوف و خطر ہو کر انہوں نے اپنے گھر کے سارے معاملات الگو چودھری کے سپرد کر دیے۔ اسی طرح الگو چودھری کو جب گھر سے کہیں دور جانا ہوتا تھا تو اپنے گھر کے تمام معاملات جو ہے وہ شیخ جمن کے حوالے کر دیتے تھے۔ اس دوستی کا آغاز اس زمانے سے ہوا تھا جب دونوں بہت چھوٹے تھے، اور الگو چودھری کے والد جن کا نام شیخ جمعراتی تھا، ان سے جو ہے وہ انہوں نے پڑھنے کا آغاز کیا تھا، ان سے تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ تھا اس پیراگراف کی تشریح۔ اب پیراگراف نمبر 2 کی طرف آ جاتے ہیں۔ الگو نے استاد کی بہت خدمت کی، خاطر کرنا، خوب رکابیاں مانجھی، رکابیاں پیالے، ٹھیک ہے، مانجھی پلیٹیں، رکابیاں پلیٹوں کو کہا جاتا ہے، مانجھی دھوئیں، خوب پیالے دھوئے، ان کا حقہ دم لینے نہ پاتا تھا، دم لینے نہ پاتا تھا، سانس لینے نہ پاتا، مثلاً مطلب اس کا ہے کہ وہ ٹھنڈا نہیں ہونے پاتا تھا۔ ان کے باپ پرانی وضع کے آدمی تھے، وضع حلیہ، لیکن یہاں ہم تشریح میں سوچ کریں گے، لفظی مطلب ہو جائے گا حلیہ۔ تعلیم کے مقابلے میں انہیں استاد کی خدمت پر زیادہ بھروسہ تھا، بھروسہ، یقین، اعتماد۔ وہ کہا کرتے تھے استاد کی دعا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے فیض سے ہوتا ہے، فیض فائدہ، سخاوت، نیکی۔ اگر الگو پر استاد کے فیض یا دعاؤں کا اثر نہ ہوا تو اسے تسکین تھی، تسکین، تسلی کہ تحصیل علم، علم حاصل کرنا مرکب اضافی ہے، کا کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا، علم اس کی تقدیر میں ہی نہ تھا۔ ٹھیک ہے، فروغ گزاشت نہ کرنا، کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑنا، کسی طرح کی کوئی کسر نہ چھوڑنا، ٹھیک ہے، دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرنا کا۔ تقدیر، مقدر، قسمت۔ شیخ جمعراتی خود دعا اور فیض کے مقابلے میں تازیانے کے زیادہ قائل تھے۔ تازیانہ، ہنٹر کے ساتھ مارنا، سختی کرنا، ٹھیک ہے۔ اور جمن پر اس کا بے دریغ استعمال کرتے تھے، بے دریغ، بغیر کسی درد کے۔ اسی کا یہ فیض تھا، فیض، فائدہ، کہ آج جمن کی قرب و جوار کے موازات، موضع کی جمع گاؤں، قرب و جوار مرکب عطفی ہے، آس پاس کے، ٹھیک ہے، کہ میں پرسش ہوتی تھی، پرسش، پوچھا جانا، تعریف ہونا، سراہنا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک ہو جائے گا ہمارے جو ہے اگلا پیراگراف، پیراگراف نمبر 2 ہم یہاں تک کر لیتے ہیں۔ آ جاتے ہیں ہم اب اس کی تشریح کی طرف۔ سب سے پہلے ہم لوگ کیا کرتے ہیں، حوالہ متن لکھتے ہیں۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان کیا ہے، سبق کا عنوان پنچایت، اس کے بعد آ جاتا ہے مصنف کا نام منشی پریم چند، اس کے بعد ہماری جو ہے نیکسٹ ہیڈنگ ہوتی ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی یا حل لغت، ان میں سے کوئی ایک ہیڈنگ ہم پرومیننٹ کر کے دیں گے، اور پھر ہم کالم بنائیں گے الفاظ معنی کا، اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی وہاں تحریر کریں گے، پھر آ جائے گا سیاق و سباق۔ تشریح طلب اقتباس فاضل مصنف منشی پریم چند کے تحریر کردہ افسانے پنچایت کے تقریباً آغاز سے لیا گیا ہے۔ تشریح طلب اقتباس سے قبل بتایا گیا ہے کہ شیخ جمن اور الگو چودھری میں بہت یارانہ تھا، وہ ان کی ساجے میں کھیتی اور لین دین ہوتا تھا۔ تشریح طلب اقتباس کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ شیخ جمن کی ایک بیوہ خالہ تھی اور ان کے پاس کچھ
जायदाद भी थी। अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इस सबक में मुसन्निफ ने बताया है, हमें हक़ व सदाकत की फ़जीलत से आगाह किया है और मुआशरे में मौजूद अफराद के खुदगर्जी के रवैयों की निशानदही की है। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ बताते हैं कि शेख जुम्मन और अलगू चौधरी में बहुत ही जो थी पुरानी और गहरी दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा रखते थे और इस दोस्ती का आगाज़ उस ज़माने से हुआ था जब शेख जुमेराती जो अलगू के वालिद थे, ये दोनों उनके पास जो थे वो उन्होंने शागिर्दी इख्तियार की थी और इल्म हासिल करते थे। अलगू ने अपने उस्ताद की बहुत खिदमत की, उनके बर्तन धोता था, उनका हुक्का ताज़ा करता था, उनकी हर तरह से उनके हुक्म बजा लाता था, हर तरह का उनका काम करता था, किसी भी तरह की कोई कमी या कोताही नहीं करता था। क्योंकि अलगू के जो वालिद थे वो बहुत ही पुरानी रवायात के पाबंद थे, पुरानी सोच के मालिक थे। वो तालीम के मुकाबले में उस्ताद की खिदमत पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते थे। उनका ये मानना था कि बच्चे का मुस्तकबिल सिर्फ उस्ताद की दुआ से बनता है। अगर तालिब इल्म उस्ताद का मुअद्दब होगा, उनका इज़्ज़त और एहतराम करेगा, उनकी खिदमत करेगा, तो ही वो कामयाब हो सकता है। अगर इसका बेटा अलगू उस्ताद की दुआ और भलाई से तालीम याफ्ता ना भी हो सका तो कम अज़ कम इस बात की तो उसे तसल्ली रहेगी कि उसने तालीम हासिल करने में कोई कमी या कोई कोताही नहीं छोड़ी, इल्म इसके मुकद्दर में ही ना था। लेकिन दूसरी तरफ अलगू जो शेख जुमेराती थे, शेख जुम्मन के जो वालिद थे, उनका ये मानना था कि बच्चा जो है वो सख्ती से पढ़ता है, मार से पढ़ता है। जब बच्चे पे सख्ती की जाती है, उसे बहुत ज़्यादा सख्ती से काम लेके पढ़ाया जाता है, तो तभी वो पढ़ सकता है। और इसलिए उन्होंने अपने बेटे शेख जुम्मन पर जो है बहुत ज़्यादा सख्ती की, हर तरह की सख्ती की और उसे बहुत ही मार के, बेदरेग मार के उसको जो है वो उन्होंने पढ़ाया। और इस बात का इसका ये फ़ायदा हुआ कि आसपास के जितने भी गांव थे वहाँ के लोगों में ये धूम थी कि शेख जुमेराती ने अपने बेटे पर बहुत सख्ती की है और उसे बहुत ही जो है अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया है, वो बहुत ही काबिल है। और लोग जो थे उसकी काबिलियत को मानते थे और उससे पूछकर जो है वो काम किया करते थे। ये थे इन दो पैराग्राफ की तशरीह, पहले और दूसरे पैराग्राफ की। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये नहायत ही अहम है, आप इसको अपनी बुक में मार्क कर लीजिएगा। ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आया हुआ है, पंजाब बोर्ड के तकरीबन तमाम जितने भी शहरों के बोर्ड हैं ये पैराग्राफ उनमें आया हुआ है। वीडियो को बार बार गौर से सुनिएगा, देखिएगा, मुश्किल अल्फाज के मानी याद करें, अपने नोट्स तैयार कीजिए। अल्फाज के मानी जब तक आपको नहीं आएंगे आपको जो है वो जुमलों की समझ नहीं आएगी कि क्या बात हो रही है। इस तरह आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा होता चला जाता है। जितने आपका ज़ख़ीरा अल्फाज होंगे, आपके पास जितने अल्फाज होंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकेंगे। आपको अल्फाज का इस्तेमाल आएगा ही तो आप जो है वो जुमले लिख सकते हैं और तशरीह कर सकते हैं। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के लिंक जो हैं वो मिल सके और आपका कोई भी लेसन स्किप नहीं हो। रहनुमाए उर्दू के साथ जुड़े रहिए, कामयाबियाँ समेटिए। अल्लाह हाफ़िज़।